काठमांडू की गलियों में आजकल एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जो नेपाल के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। आग के शोले सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि पूरी एक नस्ल के दिलों में भड़क उठे हैं। ये वो नस्ल है जिसे अक्सर लेजी या डायरेक्शन लेस कहा गया, लेकिन आज वही जेन जी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को अपना घर छोड़कर भागना पड़े, जब पार्लियामेंट की इमारत आग में झुलसती दिखाई दे और जब सड़कों पर स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म पहने हुए लड़के लड़कियां गोलियों का सामना करते नजर आए, तो सवाल बनता है आखिर नेपाल की नए खून की नस्ल इतनी गुस्से में क्यों है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नतीजा था या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें छुपी हैं? ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि जब यूथ की आवाज को दबाया जाता है तो वो आवाज तूफान बनकर वापस आती है। 8 सितंबर 2025 काठमांडू नेपाल की राजधानी के दिल में एक ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है जो शुरू से ही एक मिसाल बन जाती। ज्यादातर चेहरे 20 से 25 साल के नौजवान, कुछ स्कूल के यूनिफॉर्म में, कुछ कॉलेज के कपड़ों में, हाथों में पोस्टर, दिल में नाराजगी और जज्बा सिर्फ एक था, बदलाव का। ये प्रोटेस्ट एक एनजीओ हामी नेपाल के जरिए बुलाया गया था। सब लोग माइतीघर मंडला से पार्लियामेंट की तरफ शांति से मार्च कर रहे थे। न पत्थर न दंगा, सिर्फ आवाज उठाने की कोशिश। लेकिन सरकार ने इस शांति को खतरा समझा। पुलिस ने पहले पानी की तोपें चलाई, फिर टीयर गैस, फिर रबर बुलेट्स। लेकिन जब भी जनता ने दम दिखाया, हुक्मरानों ने एक और कदम आगे बढ़ाया और फिर वो पल आया जिसने नेपाल को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने अपने ही नौजवानों पर लाइव बुलेट चला दी। 19 लोग जान से गए, 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला पल था एक 12 साल के बच्चे की मौत। ये तस्वीर सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रही। पूरा नेपाल अपने टीवी और फोन्स पर अपने ही भाई बहनों को गोलियों से गिरते देख रहा था। और फिर शांति की आवाज गुस्से के समुद्र में बदल गई। कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन सड़कें और भर गई। पोखरा, बुटवल, भरतपुर, दमक, हर शहर में नाराजगी का लावा फट पड़ा। नेपाल के बुजुर्ग भी कह रहे थे, इस तरह का दर्द और जुल्म पहले कभी नहीं देखा। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां नौजवान अपनी बात सिर्फ सोशल मीडिया पर रख पाते हैं और वही आवाज अगर दबा दी जाए तो क्या होगा? नेपाल में बिल्कुल यही हुआ। अगस्त 2025 में सरकार ने एक फैसला लिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में काम कर रहे हैं उन्हें 3 सितंबर तक मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर करना होगा, वरना उन्हें बैन कर दिया जाएगा। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, किसी ने भी सरकार की बात नहीं मानी और फिर एक ही दिन में 26 प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए। सिर्फ एक ऐप बची, टिकटॉक। जब नौजवानों ने ये देखा तो उनका गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि असली वजह सिर्फ फेक न्यूज कंट्रोल नहीं थी बल्कि आवाजों को दबाना था। वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें पॉलिटिशियंस के बेटे बेटियों के लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स और गुची बैग्स दिखाए जा रहे थे और सामने आम लोग के बच्चे जो रोजगार ना होने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर में जान रिस्क पर रख रहे थे। पोस्टर्स पर लिखा था, पॉलिटिशियंस चिल्ड्रन ब्रिंग गुची बैग्स फ्रॉम अब्रॉड, और आम लोगों के बच्चे वापस आते हैं कॉफिन्स में। और जब ये आवाज बैन कर दी गई तो टिकटॉक पर एक नई जंग शुरू हो गई। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग नेपो बेबी। हर वीडियो एक सवाल उठाता था, क्या नेपाल के लीडर्स के बच्चे सिर्फ मजा करेंगे और देश के आम लोग अपनी जान देंगे? ये बैन सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बल्कि नेपाल की इकोनॉमी को भी मार रहा था। टूरिज्म, जहाँ पूरा सोशल मीडिया पर डिपेंड करता था, वहीं नए जॉब्स की पॉसिबिलिटीज भी खत्म हो गई। 70 लाख से ज्यादा नेपाली जो अब्रॉड काम कर रहे थे, अपनी फैमिली से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप और
मैसेंजर यूज करते थे और उनके लिए कनेक्शन तोड़ दिया गया। इस तरह जो आग करप्शन और बेरोजगारी ने लगाई थी, उस पे सोशल मीडिया बैन ने पेट्रोल डाल दिया। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन असली बारूद करप्शन और नेपोटिज्म था। नेपाल की जवान नस्ल ने अपनी आंखों से देखा है कैसे उनके लीडर्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को खोखला करते रहे। एक तरफ 20% से ज्यादा यूथ बेरोजगार बैठे हैं। हर 5 में से एक नौजवान के पास नौकरी नहीं है। नए जॉब्स क्रिएट नहीं होते और जो लोग डेस्परेट होते हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर जैसे खतरनाक रास्ते चुन लेते हैं। सिर्फ एक सैलरी के लिए हजारों नेपाली अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि नेपाल में जॉब्स ना होने के कारण बहुत सारे नेपाली रशिया जा जाकर वहाँ की आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं और काफी ज्यादा नेपाली तो रशियन यूक्रेन वॉर में मारे भी गए हैं, क्योंकि रशियन आर्मी ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेन करके फॉरेन फ्रंट लाइन पर भेज देती है, जहाँ पे मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस के बच्चे, जिन्हें लोग नेपो किड्स कहते हैं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लग्जरी कार्स, ब्रांडेड बैग्स और फॉरेन हॉलिडेज फ्लॉन्ट करते हैं। ये तस्वीर यूथ के लिए एक तमाचा थी। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी, दूसरी तरफ लेविश जिंदगी सिर्फ नाम की वजह से। लेकिन करप्शन यहीं तक सीमित नहीं। 2008 में मोनार्की खत्म करके जब नेपाल रिपब्लिक बना तो उम्मीद थी कि डेमोक्रेसी नए दौर की शुरुआत करेगी, लेकिन सिर्फ 17 साल में देश ने 13 प्राइम मिनिस्टर्स बदलते देखे। पावर सिर्फ कुछ गिने चुने लीडर्स के बीच घुमाई जा रही थी। केपी शर्मा ओली, पुष्प कमाल दहाल, शेर बहादुर देउबा और सभी पर करप्शन के आरोप। एयरक्राफ्ट डील्स में इलीगल कमीशन लेना, फेक रिफ्यूजी स्कैम्स, लैंड स्कैम्स और बिलियंस की चोरी, सब कुछ सामने आता गया। लेकिन एक लॉ बना दिया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पॉलिसी डिसीजन इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जा सकता। मतलब करप्शन पर इम्यूनिटी। रिजल्ट, यूथ ने डेमोक्रेसी को भी सवालों के घेरे में डाल दिया। प्रोटेस्ट के पोस्टर्स पर लिखा था रिपब्लिक फेल्ड, ब्रिंग बैक मोनार्की। जहां लोग मोनार्की के जुल्म से लड़कर आजादी लाए थे, वही लोग आज डेमोक्रेसी से इतने निराश हैं कि राजा वापस लाने की बात कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ गवर्नेंस की वजह से नहीं, बल्कि उस ट्रस्ट के टूटने की वजह से था जो लोगों ने अपने लीडर्स पर रखा था। जब करप्शन, बेरोजगारी और सोशल मीडिया बैन एक साथ फ्यूज बने तो नेपाल की सड़कों पर एक ऐसा लावा फट पड़ा जिसे रोकना मुश्किल हो गया। काठमांडू की रातें गोलियों की आवाज, आग के शोले और नाराज नौजवानों के स्लोगन से गूंजने लगी। प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगाई गई, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स जल उठा और यहाँ तक के ऑपोजिशन लीडर तक के घर सुरक्षित नहीं रहे। सरकार ने कर्फ्यू, पुलिस और आर्मी का सहारा लिया। हेलीकॉप्टर से मिनिस्टर्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। लेकिन जहां हर घर का यूथ निकलकर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा हो, वहां कोई ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। आखिर 9 सितंबर की दोपहर 2 बजे के आसपास केपी शर्मा ओली को घुटने टेकने पड़े। प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन ध्यान रहे उनके जाने के बाद भी प्रोटेस्ट रुके नहीं। जनता सिर्फ एक चेहरा बदलना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करने निकली थी। नेपाल के आर्मी चीफ को खुद देश को एड्रेस करना पड़ा, शांति की अपील करनी पड़ी। लेकिन सवाल ये था, क्या अब सिर्फ शांति की अपील यूथ को मनाएगी या असली तब्दीली के बिना ये आग और भड़कती रहेगी? नेपाल आज सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है। जब सरकारें असली मसलों, बेरोजगारी, करप्शन और इनइक्वालिटी को इग्नोर करते हैं और जब यूथ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, तो नतीजा हमेशा एक ही होता है, बगावत। नेपाल के प्रोटेस्ट ने ये दिखाया कि एक नस्ल जिसे लोग इनकैपेबल कहकर अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वही नस्ल देश का फ्यूचर लिख रही है। जेनजी ने साबित कर दिया कि अगर उनकी आवाज को इग्नोर किया गया तो वो सिर्फ हैशटैग्स में नहीं, बल्कि सड़कों पर निकलकर पूरा सिस्टम हिला देंगे। लेकिन इस रिवॉल्ट का एक और पहलू है जो दुनिया के लिए एक वार्निंग है। अगर सरकार अपने नागरिकों के ट्रस्ट को तोड़ दे तो लोग डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने लगते हैं, और जब डेमोक्रेसी वीक पड़ती है तो एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस जैसे मोनार्की वापस लाने की बातें फिर से जिंदा हो जाती हैं। सबक ये है कि गवर्नेंस सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल नहीं, बल्कि देश की उम्मीदों का जिम्मा होता है। यूथ के सपने, उनकी जॉब्स, उनका ट्रस्ट अगर ये तोड़ दिया जाए तो
कोई भी सरकार टिक नहीं सकती। नेपाल का ये रिवॉल्ट दुनिया के लीडर्स को एक क्लियर मैसेज देता है, इग्नोर द यूथ एंड यू रिस्क लूजिंग द फ्यूचर। और अब सवाल सिर्फ ये है कि नेपाल अपने इस क्राइसिस को एक नए बेहतर रास्ता देने के लिए यूज करेगा या फिर ये दर्द उसे और गहरी अंधेरों में धकेल देगा।